हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इस शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ अम्बे हम सब पर अपनी कृपा बनाएं और हमें सही रास्ते का प्रयोग करके नित्य आगे हम बढ़ते रहें और सफलता को छूते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है दर्पण। क्लास 10th का टॉपिक है दर्पण। लेकिन इससे जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सब में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल दर्पण से, मतलब प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, उल्टा या सीधा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये चीज हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। आज हम देखेंगे दर्पण के प्रकार, क्योंकि दर्पण को हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने दर्पण का वीडियो अभी नहीं देखा है तो प्लीज हमारा पिछला वीडियो देखें। आपको उसमें दर्पण, समतल दर्पण या समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हमने समझा है। और आज हम समझने जा रहे हैं दर्पण के प्रकार, यानी कि अवतल दर्पण को पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण को। तो इससे पहले जो हमने समतल दर्पण में देखा था कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, कितना बड़ा शीशा चाहिए, मिरर चाहिए होता है हमें अपनी खुद को देखने के लिए, पूरी हेड टू टो अपने पूरे बॉडी को देखने के लिए। ये सारी चीजों को हमने पिछले वीडियो में देख रखा था। तो आज हम देखते हैं दर्पण, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण क्या है? दर्पण कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। दर्पण यानी दर्पण एक ऐसा निकाय, एक ऐसी बॉडी जिसका एक सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, यानी वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा और दूसरा जो सरफेस होगा वो पेंट होगा। यानी कि दर्पण का एक सरफेस यानी एक सतह को पेंट या कलई या सिल्वर और ब्लैक पेंट लगा देते हैं और दूसरी सतह को परावर्तक सतह बनाते हैं, यानी वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है और वस्तुएं या प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। ऐसे चीजों को हमने क्या कहा था? दर्पण। दर्पण के प्रकार में हम देखते थे दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है। देखते हैं वो कौन कौन से टू टाइप्स ऑफ मिरर हैं। तो एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक है हमारा अवतल दर्पण। लेंस को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम दर्पण यानी मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। एक है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप ऑब्वियस यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको हिंदी में पढ़ना होता है, पर मेरी मानिए तो आपको बाइलिंगुअल समझना चाहिए, क्योंकि आपको आगे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगह पे आपको कॉनकेव मिरर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उस समय आपको बहुत दिक्कत होगी कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स। आप आती हुई चीज़ों को भी, या आगे आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, यूपी बोर्ड वाले भी बहुत सारे बीएससी और एमएससी करते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे मेंशन करते चलती हूँ कि अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप पूरा इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो एटलीस्ट इन हेडिंग्स, ये जो टर्म्स होते हैं उनका आप इंग्लिश नेम जरूर नोट किया करके अपनी कॉपी पे। एक दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी। फिर कभी आपको आगे मिलेगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ऐसे छोटे छोटे बहुत से वर्ड होते हैं जिसकी डेफिनेशन आपको पता होती है, पर जब लोग इंग्लिश में आपसे पूछते हैं, विस्थापन ना पूछ करके अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आप उसको नहीं बता पाते। इसीलिए मैं इन टर्म्स को यहाँ पे मेंशन करती रहती हूँ। तो देखिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, लोगों को पूरी जिंदगी इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है, कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। आसान तो बहुत है, एक सेकंड में याद आ जाता है, लेकिन कंफ्यूजन बनी रहती है कि कब उत्तल किसे कहना है और कब अवतल। तो देखिए अवतल, उत्तल, नाम में ही समझ में आएगा आप लोग को। अवतल दर्पण का उ मतलब उभरा हुआ, आप ऐसे निकालिए, उ से उभरा हुआ, उ से उभरा हुआ।
जिसका परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक उभरी हुई सतह परावर्तक सतह होगी उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जो दबी हुई सतह है उसे हम पेंट कर देते हैं, उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे हमने कहा? जिसकी सतह उभरी हुई हो, उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, इसे हमने कहा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल यानी ऐसे आप ऐसे समझिए, उत्तल यानी उन्नति, ऊपर जाना, उभरा हुआ। अवतल यानी दबना, नीचे दबना, अवनति की ओर। तो जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होगा उसे कहते हैं अवतल दर्पण। उभरे हुए भाग को पेंट करते हैं और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से यानी कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण में दबे हुए भाग से यानी कि कॉनकेव मिरर। ऐसे भी लोग समझाते हैं कि इंग्लिश नाम, अगर आप यहाँ से इंग्लिश वर्ड से अगर समझना चाहें तो कॉनकेव, ये केव एक गुफा जैसी आकृति, आपको केव यानी कि गुफा, तो जिसमें प्रकाश की किरण गुफा में जाएगी, गुफा से निकल के आएगी। ये देखिए गोल ऐसे गुफा में गई, गुफा से आई, इसको हमने कहा कॉनकेव, और जो बच गया दूसरा वाला उसे हमने कह दिया कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर आपको कंफर्म हुआ होगा कि कॉनकेव मिरर किसे कह रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो दर्पण यानी ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया है, ये एक स्फीयर से कट करके बनाया गया, यानी कोई गोल सा कोई एक स्फीयर था जिसका एक पार्ट हमने काट के निकाल दिया, तो हमें क्या मिल गया? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसके कुछ टर्म्स है, क्योंकि आगे इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा इसके लिए हमें उन टर्म्स को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, दर्पण क्या है? तो दर्पण एक ऐसे निकाय है जिसका एक सतह को हम पेंट कर दें और दूसरी सतह परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण यानी कि मिरर। मिरर आर टू टाइप्स, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण हमने किसे कहा? जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होगा उसे हमने कहा अवतल दर्पण, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये दबा हुआ होगा, तो इसे हमने कहा, यहां पे लिख देते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसे हमने कहा अवतल दर्पण कॉनकेव। उत्तल दर्पण उभरा हुआ, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सतह से हो, उभरा हुआ सतह परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक, अब हम इसके टर्म्स को समझते हैं कि कौन कौन सा टर्म्स हमें इसमें समझना है। देखिए, ये जो दर्पण है वो किसी ऐसा एक स्फीयर है, यानी कि एक गोला है, उसी का कटा हुआ एक भाग है। अगर हम इसको यहाँ से काट के निकाल दें तो ये बन जाएगा हमारा दर्पण। ये इतना वाला पार्ट, ये बन गया हमारा दर्पण। इसको इधर पेंट कर देंगे तो ये अवतल दर्पण, और अगर इसको हम अंदर की तरफ पेंट कर दें और बाहर से लाएं तो ये बन गया उत्तल दर्पण। यानी दर्पण किससे बन रहा है? गोला, यानी कि एक स्फीयर से। तो देखते हैं कि इसमें कैसे आगे इसके टर्म्स को देखना है। आप फिर से देखिएगा ध्यान से इधर, ये है हमारा दर्पण, यानी कि पहले हम कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से समझते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण, इसके एक भाग को हमने क्या किया? पेंट कर लिया। ठीक, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट, इसे हम कहते हैं ध्रुव। दर्पण का ध्रुव या ध्रुव यानी कि पोल, इसे हमने क्या कहा? पोल। अब ध्यान दीजिए, कहते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव यानी कि पोल। दूसरी चीज क्या है? ये दर्पण जिस गोले से काट के बनाया, अभी भी मैंने आपको गोला काट के दिखाया था, जिस गोले से, ऐसा मान लेते कि कोई इधर एक गोला था जिससे ये काट के बनाया गया है, इसलिए हम इसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। जिस गोले से ये दर्पण काट के बनाया गया है, उस गोले, उस स्फीयर की त्रिज्या, सॉरी, केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसे दिखाते हैं सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा,
ये दर्पण के मध्य बिंदु को हमने ध्रुव यानी कि पोल कहा। दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, जिस गोले से काट के बनाया गया है, उसके केंद्र को हमने कहा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव, सारी दूरी ध्रुव से मापते हैं, सारी दूरियों को ध्रुव से मेजर करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हमने कहा मुख्य अक्ष। क्या कहा हमने? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो वक्रता केंद्र आपको पता है, वैसे भी आपने वृत्त और गोले में पढ़ा होगा कि केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर रेखा खींची जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी कि ये दूरी जो यहां से यहां तक है, इसे कहा गया आर यानी कि वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या, रेडियस। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से जितनी दूर पर ये वक्रता केंद्र है, इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट, ये तो रेखा है, इसके मिड पॉइंट को कहते हैं एफ यानी कि फोकस बिंदु। क्या कहते हैं इसको? फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट। फोकस बिंदु यानी कि फोकल पॉइंट। अब देखिए, आपने कहा मध्य बिंदु, यानी जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। तो हम कह सकते हैं यहां से फोकल बिंदु या फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ये जो फोकस दूरी होती है, ये होती है एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, त्रिज्या की आधी। ये पूरी त्रिज्या थी, इसकी आधी दूरी को हमने फोकस दूरी कहा, तो ये त्रिज्या की आधी, या आप ये भी कह सकते हैं एक एफ ए, एक एफ ए, 2f बराबर r। ये 2 गुना इतनी दूरी और इतनी दूरी दोनों मिला के कौन बन रहा है? r। यानी त्रिज्या क्या होती है? तो आप कहेंगे फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, या त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो ये चीजें हमने समझा। फिर से एक बार देखते हैं, हमने कहा ये जो दर्पण है, एक हमने क्या बनाया? दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को हमने कहा ध्रुव। इसे किससे दिखाते हैं? P से। हमने कहा ये दर्पण जिसका भाग होगा, जिसके कटे हुए गोले का भाग है, उसके केंद्र को हमने कहा वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हमने कहा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने कहा कि ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हमने कहा त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या, इसे हमने कहा r। ये r है। हमने कहा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट, उसे हमने कहा फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट। फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट। हमने कहा ध्रुव और फोकस बिंदु, देखिए सारी दूरी कहां से मेजर हो रही है? ध्रुव से। ध्रुव से ही सबको नापा जाएगा। तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हमने कहा फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसे हम किससे दिखाते हैं? एफ से। अब देखिए इतनी दूरी, ये मध्य बिंदु है, यानी कि ये 2 बराबर भागों में इनको बांट रही होगा ये बिंदु। ये भी एफ है और ये भी एफ है। एफ एफ, आप कहेंगे 2f इज इक्वल टू r। जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर, या जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि हम यहाँ पे लिखें f बराबर r बाई 2। तो ये कुछ टर्म्स थे जिन्हें हमें समझना था। अब इसके आगे हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, अवतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से भी। देखिए अवतल दर्पण का तो हमने देख लिया, अब उत्तल दर्पण, सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण को 1 मिनट में देख लेते हैं। जैसे अवतल दर्पण का है वैसे ही हर चीज उत्तल दर्पण की हुई होगी। तो उत्तल दर्पण के बारे में क्या है? ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, यानी कि इसके मध्य बिंदु को हमने कहा ध्रुव P, इसके जिस गोले का हिस्सा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष, और इस दूरी को हमने कहा वक्रता त्रिज्या यानी कि r। ये मध्य बिंदु फोकस बिंदु, और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसको हमने कहा फोकस
दूरी, फोकस दूरी, यानी कि इसको हमने कहा F। और ये फिर यहाँ भी वही होगा कि ये भी F है, ये भी F है, F और F दोनों मिला के 2F = R। तो आपने अवतल दर्पण के लिए भी देख लिया और उत्तल दर्पण के लिए भी देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे किन नियमों का पालन करके हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, क्योंकि मेनली हमारा काम क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। कब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। तो देखिएगा, दर्पण निर्माण के 3 नियम है। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इसे जूम करके आपको दिखाएं। देखिए, इस समय मैंने एक नया टर्म यूज किया, कैमरा पर्सन। पहले लोग यूज करते थे कैमरा मैन, पर आजकल जब समानता की बात आई है तो एक नया वर्ड हमारे समाज ने उठाया है, वो है कैमरा पर्सन। जरूरी थोड़ी है कि कैमरा जो पीछे कैमरे के काम करे, जो कैमरा चला रहा है वो कोई मैन ही हो, वुमेन भी हो सकती है, कोई गर्ल भी हो सकती है। तो आप भी इस चीज को करिएगा कि इस नवरात्रि एक नया शब्द अपनी जिंदगी में जोड़िएगा कि कैमरा मैन ना होकर के कैमरा पर्सन। फीमेल भी तो आगे बढ़ती है, उतनी ही आगे बढ़ती है जितना मेल बढ़ते हैं। और वैसे भी इस समय नवरात्रि चल रही है। ये नवरात्रि हर लड़की, हर नारी को ये एक सम्मान दिलाती है और उन्हें बार बार ये एहसास दिलाती है कि नारी अबला नहीं बल्कि शक्ति का एक स्वरूप है। ये 9 दिन सुबह ही याद आती है कि हम शक्ति के स्वरूप ही हैं, उन्हीं का एक अंश है। और इस तरह से हम अपने जीवन को धीरे धीरे सभी मिलके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये रहा हमारा अवतल और उत्तल दर्पण। देखते हैं इसके क्या क्या नियम हैं। देखिए, अवतल और उत्तल, अब पहले हम अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं, फिर उत्तल दर्पण में भी वही नियम लगेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए 3 नियमों का पालन किया जाता है। वो नियम कौन कौन से, देखिए। पहला, ये रहा हमारा दर्पण, ये हमने क्या बनाया, दर्पण। आप ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक। ये रहा हमारा मुख्य ध्रुव, ये रही वक्रता केंद्र, ये मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। इतना आप सबने पहले समझ लिया है। तो हम देखते हैं क्या है। पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट रूल हम यहाँ डाल के लिखते हैं। पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, जब इससे टकरा जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु, फोकस से होकर जाएगी, यहाँ फोकस से होकर जाएगी, ये आने वाली, ये जाने वाली। देखिए, शहरों में तो नहीं, पर गांव में आपने देखा होगा कि कई गांव में 2-3 रास्ते होते हैं गांव में आने जाने के। और कभी कोई क्या करता है कि इस रास्ते से आता है तो दूसरे से निकल जाता है, कोई एक से आता है तो उधर से निकल जाता है। पर गांव में ना 1-2 लोग बड़े दबंग टाइप के होते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि हमारे घर के बाहर से आप जाइए मत, और अगर आप इधर से जाइए तो आप वापस भी इधर से लौटे। अरे इधर से आएंगे तो उधर से जाएंगे, ऐसे कैसे, जिधर से आए हैं आप उधर से ही जाएंगे। यही तीनों नियम है। देखिए क्या, पहला, अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर आए हैं तो कहाँ से जाएंगे, फोकस से, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, फिर देखिए, चाहे वो इधर से आई हो चाहे वो नीचे से भी आप किरण को ला सकते हैं, यहाँ से भी लाके तो भी ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कोई भी, चाहे ऊपर से नीचे लाए चाहे नीचे से ऊपर लाए, बात एक ही है। फिर दूसरा नियम हमारा है, फिर वही चीजें, ये चीजें हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहेंगी। ये ध्रुव P, ये रहा वक्रता केंद्र C, ये रही मुख्य अक्ष हमारी, और ये रहा फोकस बिंदु हमारा F। और अब देखिए दूसरा क्या कहता है कि अगर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी, कहाँ से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये दूसरा नियम हमारा कहता है। फिर आप इसको चाहते तो यहाँ से भी ले जा सकते थे, यहाँ से ले जाते और फिर टकरा के ये इधर निकल जाती। तीसरा हमारा नियम क्या कहता है, देखिएगा, तीसरा नियम कहता है कि ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हमारी हो गई, मुख्य अक्ष, ये रहा वक्रता केंद्र C, ये रहा F।
तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आए, वक्रता केंद्र से होकर आए और दर्पण से टकराए, तो टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। ध्यान दीजिए, वही गांव के वो तीनों रास्ते कि आप अगर मुख्य अक्ष के समांतर एक रास्ते से आए, मन करा आप दूसरे रास्ते से, तो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। दूसरा, दूसरे से अगर आएंगे तो पहले वाले रास्ते से निकल जाएंगे। ये वही वो गांव के जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ दबंग, ये वही गांव के दबंग है कि अगर हमारे द्वार से आएंगे तो हमारे द्वार से ही वापस जाएंगे। द्वार, हमारे यहाँ तो द्वार ही कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं द्वार। आप लोग के यहाँ भाई वो आउच वाले लोग द्वार कहते होंगे अलग अलग, पर हमारे यहाँ इसको द्वार, जनरली लोग द्वार बोल देते हैं। तो जो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से जाएगा, ये इसका तीसरा नियम है। इन्हीं तीनों नियमों का, इसमें से कोई भी दो, इन तीनों को हमको याद रखना है। इसमें से कोई भी दो नियम उठा के हम आगे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है देखिएगा। आने वाली किरणें जब दर्पण से टकराती हैं और परावर्तित होकर जाती हैं, तो परावर्तन के पश्चात दो किरणें जहां एक दूसरे को मीट करेंगी, मिलेंगी, कट करेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण। किरण आई, टकराई, टकरा के गई, फिर एक किरण आई, टकराई, टकरा के गई। अब वापस लौटते टाइम दोनों एक दूसरे को जहां मिल जाएंगी, वहीं क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आपको जरूरी नहीं कि आप तीनों नियमों का पालन करेंगे, पर इनमें से कोई भी दो, पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला तीसरा, किसी भी तीनों को पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, फोकस से आने वाली, होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। और तीसरा क्या है कि प्रकाश, वो प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। तो इन तीनों नियमों का पालन करते हुए, और हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, ये किरणें लौटते वक्त जहां एक दूसरे को मीट करेंगी, कट करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, टच करेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये सारी चीजें हमने दर्पण के प्रकार देखे। अवतल दर्पण किसे कहा, उत्तल दर्पण किसे कहा, दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल, वक्रता केंद्र हमने देखा, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, इन सारी चीज़ों का। उसके बाद हमने इन तीन नियमों को पढ़ा कि मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगी तो फोकस से, फोकस से आएगी तो समांतर, और वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। इन सब का प्रयोग करके अब हम करेंगे प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए अवतल दर्पण से अब प्रतिबिंब का आगे के नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम देखेंगे तो हम प्रतिबिंब का निर्माण बड़े ही अच्छे तरीके से, और जैसे आपको ये दर्पण समझ में आया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको प्रतिबिंब का निर्माण भी वैसे ही समझ में आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।